अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक चल रहा है जी यूनिट 3 ब्रायन इटली की बुक। यूनिट 3 का हमने जो है बैंकिंग पढ़ लिया था और आज हम देख रहे हैं हाउस होल्ड। कोशिश करेंगे हाउस होल्ड के साथ और भी चीज़ें कर सकें, हाउस होल्ड वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस। तो देखते हैं कितना हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 3.2 यूनिट है बाहर जो हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हाउस होल्ड किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड कंज्यूमर को कहते हैं जो खर्चा कर रहा है इकोनॉमी में, जिसके गिर्द पूरी इकोनॉमी घूम रही है। कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंज्यूमर के को हाउस होल्ड भी कहा जाता है। कंज्यूमर ही है जो कंजम्पशन कर रहा है, कंज्यूमर ही है जो टैक्स दे रहा है। ऑल्दो टैक्स जो प्रोड्यूसर भी दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा टैक्स का जो पोर्शन है वो कंज्यूमर से निकल के आ रहा है। तो कंज्यूमर के पास जो पैसा खर्च करने के लिए होता है उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। क्या मतलब हुआ? तो कैसे निकालते होंगे कि आपकी नॉमिनल इनकम या जो आपकी इनकम आपने हासिल की है, इनकम माइनस टैक्सेस। अब ज़ाहिर है इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि एक टैक्स तो वो था जो इनकम कमाते ही कट गया, एक टैक्स वो है जो कंजम्पशन पे कट रहा है। वो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए डिस्पोजेबल इनकम जो है डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से ही इसको रिजॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? डिस्पोजेबल इनकम क्या है? जो मेरे हाथ में खर्च करने के लिए पैसे आए, वो कैसे निकलेंगे? टैक्स माइनस करके। जितनी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करने का चांस बढ़ेगा। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम रियल होनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम रियल होनी चाहिए। आपने कहा कि मार्केट में सारी चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई और किसी 20% कीमतें बढ़ गई, 10% डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ने से लग्जरी आइटम्स की कंजम्पशन बढ़ती है। ये बात समझ में आती है? इनकम बढ़ने से लग्जरी आइटम्स की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ती है, नेसेसिटी आइटम्स की कंजम्पशन कम बढ़ती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लग्जरी आइटम्स की ज्यादा होती है, नेसेसिटीज की कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ रही है, रोटी तो उतनी खाएंगे ना जितनी खानी थी। इनकम के बढ़ने से रोटी की कंजम्पशन तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनकम कम थी तो बहुत सारी लग्जरी चीजें नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब इनकम बढ़ी तो अब वो सारी चीजें लेनी है। तो इसलिए इनकम बढ़ने से लग्जरी चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ती है, नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ती। तो आपने कहा इनकम 10% बढ़ गई, लग्जरी चीजों की डिमांड नहीं बढ़ रही। तो आपने ये नहीं देखा कि इनकम तो 10% बढ़ रही है, इन्फ्लेशन 20% बढ़ रही है। तो डिस्पोजेबल इनकम रियल होनी चाहिए। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? कि डिस्पोजेबल इनकम रियल, रियल का टर्म यूज किया पीछे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि ऐसा जीडीपी ग्रोथ रेट जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस कर दें, उसको हम रियल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो रियल डिस्पोजेबल इनकम को देखा जाएगा। कंज्यूमर्स जब कंज्यूम करते हैं तो जो फायदा कंजम्पशन से हासिल करते हैं उसको इकोनॉमिक टर्म्स में यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी के साथ एक मसला है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन समझ लें। यूटिलिटी के साथ एक मसला है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, यानी पहली जो चीज कंज्यूम की उससे जितना मजा आया उसी फौरन ही अगर अगली यूनिट कंज्यूम किया तो पहले वाले के मुकाबले में कम मजा आएगा। ऐसा होता है, ठीक है? तो डिमिनिशिंग होती है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब है हर अगले स्टेप पे इस्तेमाल होने वाली। तो पहले यूनिट का इतना मजा आया तो दूसरे का इतना आएगा, तीसरे का इतना आएगा, चौथे का इतना आएगा। डिमिनिशिंग होगी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? ये बताइए कि डिस्पोजेबल इनकम के अलावा भी क्या कोई फैक्टर है जो बता सकता है कि लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे या कम कंज्यूम करेंगे? जिसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, वो सेविंग भी करेगा ज्यादा। जिसकी डिस्पोजेबल इनकम कम है वो कम कंज्यूम करेगा, बेचारे के पास सेविंग के लिए भी कम पैसे बचेंगे। उसके अलावा कोई जरिया है जिससे हमें बता सकें कि जी और भी वजूहात हैं कंजम्पशन ज्यादा होने की? बगैर बुक को देखे बताएं। अपने अपने आप को कंप्लीट वेल्थ,
कमाता तो कम है लेकिन पीछे बाप दादा की जायदाद ज्यादा पड़ी हुई है, तो भी वो अपनी नॉर्मल कंजम्पशन पैटर्न से ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस, मार्केट बड़ी स्मूथ जा रही है, मेरे पास लाख रुपए आ रहे हैं, मैं लाख रुपए कंज्यूम कर रहा हूं, कल फिर लाख आ जाएंगे, मेरी हर महीने यही सैलरी आती रहेगी, हालात खराब नहीं हो जा रहे, पता नहीं किसी दिन जॉब से निकालना दे रहा हूं, ऐसा नहीं सोच रहा मैं, तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा। अगर मुझे लगे पता नहीं भाई हालात बड़े टाइट चल रहे हैं, मेरी कंजम्पशन थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। मार्केट पे कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो सेव ज्यादा करेगा या कंज्यूम ज्यादा करेगा। उसी इनकम वाला बंदा ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा अगर उसकी कॉन्फिडेंस मार्केट पे ज्यादा हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंजम्पशन, क्योंकि लोन लेना महंगा पड़ रहा होता है, लोन लेके कंज्यूम करना महंगा पड़ रहा होता है, इसलिए लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग पे रिटर्न ज्यादा मिल रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि इसको सेव कर लो ज्यादा पैसे रिटर्न में मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी लॉ के ऊपर से, उसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं कि मुख्तलिफ तरह के लोगों के ग्रुप्स होते हैं जिनके स्पेंडिंग पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जिनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अलग अलग होती है। बात समझ आ रही है? प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी, आदत, इस बात की तरफ हमें इशारा मिले कि उमूमन ये कितना कंज्यूम करेगा, किस तरह की चीजें कंज्यूम करेगा। सारी सोसाइटी के सारे लोग एक जैसी तरीके से कंज्यूम नहीं करते, तो जैसे कि मैं एक ग्रुप बना सकता हूं एज वाइज। क्या एज वाइज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। बच्चे चॉकलेटें खाते हैं, बच्चे जीरो सेविंग करते हैं। फिर एक एज आती है कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, आपका एजुकेशन पे खर्चा बढ़ जाता है, आपका इस पे बढ़ जाता है, उससे बढ़, ओल्ड एज में सेविंग का रेट ज्यादा हो जाता है ना, ओल्डर एज में आप, फिर एक और ओल्ड एज आती है जब आप एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, फिर आप अपनी सेविंग को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ एज के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो सकती है। कम एज वाले की इनकम कम है, ओल्ड एज वाले की इनकम कम है, मिड एज वाले की इनकम ज्यादा है, इससे भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज होगी। ओल्ड एज वाले की फैमिली साइज छोटा है, स्मॉल एज वाले की फैमिली साइज छोटा है, मिड एज वाली की फैमिली साइज बड़ा है आमतौर पे। ओल्ड एज वाली का छोटा इसलिए कि अब उसकी बेगम मर चुकी हैं या मियाँ मर चुके हैं, बच्चे अपने खुद कमा रहे हैं, वो अकेला अपना हिसाब किताब कर रहा है, बच्चा तो वैसे ही बच्चा है। बीच वाला बंदा जो होता है वो सब पूरा खानदान देखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज वाइज डिफरेंट हो सकती है क्योंकि एज वाइज इनकम भी अलग अलग होती है, एज वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग होती हैं, एज वाइज टेस्ट और नीड्स भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, ओके। क्या और भी कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग किसी और वजह से हो सकते हैं? बुक छोड़ दें, बुक छोड़ दें। एज की वजह से कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, किसी और वजह से भी अलग अलग हो सकते हैं। नहीं नहीं, एक ही मुल्क की बात हो रही है। जेंडर वाइज कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है औरतें अलग तरह से कंज्यूम करती हूँ और मर्द अलग तरह से करते हो? जी, जेंडर वाइज अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं जेंडर्स की। उसके अलावा कल्चर वाइज अलग अलग होते हैं, बास कल्चर्स में शादियों में ज्यादा स्पेंडिंग होती है, बास कल्चर में शादी में कम स्पेंडिंग होती है, बास कल्चर्स के अंदर जो है त्योहारों पे बहुत स्पेंडिंग होती है, बास कल्चर्स में नहीं होती। बास कल्चर सेविंग को प्रमोट करते हैं, बास कल्चर सेविंग को प्रमोट नहीं करते। कल्चरली, कल्चरली अलग अलग होती है। गांव देहात की से स्पेंडिंग पैटर्न तो क्या मैं कह सकता हूँ डेमोग्राफिकली अलग अलग होती है, सॉरी जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिक तो यही एज वगैरह सब कुछ हो गया। जियोग्राफिकली एक ही मुल्क में जियोग्राफिकली कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग हो जाएंगे। फिर जियोग्राफिकली के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सीजन के हिसाब से कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग होंगे, ज्यादा ठंडे इलाकों के कंजम्पशन पैटर्न अलग होंगे, जरा गर्म इलाकों के कंजम्पशन पैटर्न अलग होंगे। तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन पैटर्न जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं
आजकल के दौर में पिछले 50 साल में ऑन एन एवरेज देखा गया है कि कंजम्पशन बढ़ी है। पिछले 50 साल का डेटा निकालें पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में ही कंजम्पशंस बढ़ी हैं। क्यों? वाई ग्लोबली कंजम्पशन राइज? ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। एक बंदे जो पहले पे कमा रहा था उससे ज्यादा कमा रहा है, ओके चले मान लेते हैं। और बुक में नहीं मिलेगा, छोड़ दो बुक को, अपना दिमाग चलाओ ना, बुक क्यों चला रहे हो भाई? लोगों ने अपने ऊपर रख के क्यों नहीं सोच रहे? क्या हो गया आप लोगों को? जागो, इंसानों की स्टडीज है, इकोनॉमिक्स, आप ही के बारे में सवाल है। आप आज से 100 साल पहले कम इस्तेमाल करते थे पैसे अपने, आज आप लोग ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, क्यों? क्या हुआ होगा? वही फर्द, एक ही फर्द। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि आपको पता है कि बर्थ रेट कम हो गया है, फैमिली साइज श्रिंक हो गया है, पहले से कम अफराद हैं घर में। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया है। हर एक को वॉशिंग मशीन चाहिए, अफ्रीका के जंगलों में भी वॉशिंग मशीन चाहिए, है ना? गांव देहात में भी वॉशिंग मशीन चाहिए, गांव देहात में भी टीवी चाहिए, गांव देहात में भी अब आपको मोटरसाइकिल गाड़ी चाहिए, पानी की मोटर चाहिए, हैंडपंप से नहीं निकालेंगे। कुत्तर मशीन हाथ से नहीं चलेगी, मोटर से चलेगी। कुत्तर मशीन, कुत्तर मशीन होती है जो चारा काटती है, कुतरती है चारे को, ठीक है। वो बड़ा मशहूर, हमारे दोस्तों में एक जोक है, हमारे एक दोस्त हैं, उनका पुराना आबाई घर जो है वो ऐसी खूबसूरत जगह पे है कि उसकी वो बताते हैं, कोई देखने जाए हमारा घर तो कुत्तर मशीन के चौक से आगे पागल खाने के पीछे तो, तो वहां से कुत्तर मशीन जो है वो मशहूर मशहूर पागल खाना है ना हमारा हैदराबाद में, गिद्दू बंदर। तो सॉरी जनाब, ऑनलाइन ऑनलाइन लिसनर्स के लिए लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। नहीं, यूं कहें गवर्नमेंट सपोर्ट बढ़ गई है, बहुत से मुल्कों में गवर्नमेंट सपोर्ट बढ़ गई है, तो इससे कंजम्पशन क्यों बढ़ेगी? वो कहेंगे कि अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो रिटायरमेंट फंड है हमारे पास, अगर हम बीमार होंगे तो इंश्योर्ड है, अगर हमारी ये मसला होगा तो ये फंड मौजूद है। तो अपनी सारी तनख्वाह आज कंज्यूम कर लेने में मसला नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो बाद में प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन मौजूद हैं। बहुत से मुल्कों में गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज मिल रही हैं उसकी वजह से भी लोग आसानी से कंज्यूम कर पा रहे हैं, बचाने की जरूरत नहीं महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज होने ने एक ये भी चेंज किया है कि लोग अब अपना घर नहीं बनाते, किराए के घर में रहना पसंद करते हैं। कहते हैं कि जो इतने पैसे हम घर बनाने में खर्च कर रहे थे, तो अपनी जिंदगी को खुश करने के लिए खर्च कर लें, तो कंजम्पशन बढ़ाते हैं लोग इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इनकम, डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली बढ़ गई है सबकी। वैसे ये बात पर कैपिटा इनकम की जनरली डिस्कस हुई थी। इसी तरह से जो पॉपुलेशन के साइज हैं वो चेंज हो गए। जब आपकी पॉपुलेशन छोटी होगी तो सेविंग की जरूरत कम होगी। क्यों? एक शख्स ने सारी उम्र शादी नहीं की, वो खर्च कर कहाँ करेगा? वो बचाएगा क्यों? कहेगा ना मेरे बच्चे हैं ना मेरी बीवी है, मुझे जो करना है अभी अपने ऊपर खर्च करना है। तो और आप देखें दुनिया भर में शादियों का रेट कम होता जा रहा है, लोग इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कमाते हैं अपने पर खर्च करते हैं, वैसे उनको वो सब कुछ अवेलेबल हो ही जाता है। तो ऐसी सूरत में सोसाइटी के चेंजिंग ट्रेंड्स की वजह से फैमिली साइज छोटा होने से खर्चा बढ़ रहा है, हालांकि उल्टी बात होनी चाहिए थी ना, फैमिली साइज बड़ा हो गया इसलिए खर्चा बढ़ना चाहिए था, फैमिली साइज छोटा हो गया तो खर्चा कम होना चाहिए था। नहीं, जितना फैमिली साइज छोटा होता है इंसान की स्पेंडिंग पर्सनली बढ़ जाती है। मैं ये गैजेट भी ले लूँ, मैं ये चीज़ भी ले लूँ, ठीक है। लोग ज्यादा गैजेट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो अपनी हेल्थ पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े जिमों की मेंबरशिप ले रहे हैं जा जाके, लाखों रुपए महीना की, सालाना।
अगर आप अमेरिका या यूके या कहीं बड़े मुल्क में होते तो आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसे जिम की मेंबरशिप लेना, बड़े जिम की जो आपके पाकिस्तान में अवेलेबल है। वहाँ पे जिम की मेंबरशिप वेल्दी लोग लेते हैं, या वो अपनी बहुत सारी कंजम्पशन, बहुत सारी इनकम फ्यूचर की कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जिम की मेंबरशिप बहुत महंगी है बाहर। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट इज ग्रोइंग, तो अब लोग लेस कार्बन एमिशन, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज कर रहे हाँ, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो लोगों को गैजेट्स चाहिए हैं, लोगों को एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए खर्च कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो एक तो बात हो गई कंजम्पशन, कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है, क्यों कम होती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन में फर्क पड़ता है, एज वाइज फर्क पड़ता है कंजम्पशन पे, जेंडर वाइज फर्क पड़ता है कंजम्पशन पे, कंट्री वाइज फर्क पड़ता है, रीजन वाइज पड़ता है, वेदर वाइज पड़ता है, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, हर लिहाज से कंजम्पशन पे फर्क पड़ रहा होता है। और ओवर द पैसेज ऑफ टाइम भी फर्क पड़ा, डेकेड्स गुजरने से भी कंजम्पशन पैटर्न में फर्क पड़ा। इसी तरह से कंजम्पशन के जस्ट अपोजिट हम कहते हैं सेविंग। तो तकरीबन यही सारी चीजें सेविंग पे भी असरअंदाज होंगी, क्या नहीं होंगी। सबसे पहले सेविंग करते क्यों है, हमको बता सकता है, वाई डू वी सेव। फ्यूचर को सेव कराना। हम सेव करते हैं फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, आज बचाते हैं कल खाने के लिए। आज हम बचाते हैं कि आज मुश्किल में गुजार लें, कल हम मर जाएंगे तो वो जो बचाया होगा वो भी ना खा सकें, कोई और ही खा ले। आज हम बचाते हैं ताकि फ्यूचर के प्रॉब्लम से हम बच सकें। तो अब वी सेव फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। जैसे पैसे जमा करके गाड़ी लेनी है, कोई और घर लेना है। तो कंजम्पशन, तो आपकी जो सेविंग है वो कब बढ़ेगी या कब कम होगी, बिल्कुल कंजम्पशन वाली जवाब है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो कंजम्पशन क्या हुई थी, बढ़ जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो सेविंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सारे वही जवाब है, नई स्लाइड स्लाइड बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सेविंग कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लोगों को पता है कि फ्यूचर के लिए सेव करने की जरूरत नहीं है, मार्केट अच्छी जा रही है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो लोग सेव करेंगे। अगर सेविंग स्कीम बहुत सारी मिल जाएंगी तो सेविंग बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अगर बहुत सारे पैसे देना शुरू कर देगी, ओल्ड एज बेनिफिट, ये बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, सेविंग क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, कि बचाने की जरूरत नहीं है, पैसे वहां से आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लॉजिकल बात है। गवर्नमेंट दे रही है। तो जिस तरह से कंजम्पशन के पैटर्न है वैसे सेविंग के पैटर्न है, बिल्कुल वैसे ही सेविंग बाय एज। यंग बच्चे की सेविंग कोई नहीं होती, दरमियानी उम्र में सेविंग ज्यादा कर रहा होता है बंदा, ओल्ड एज में उसी सेविंग को डिस सेविंग कर रहा होता है, यानी उस सेविंग में से पैसे कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो जैसे सेविंग है, अब सेविंग का एक और एंगल है कि आप एक तरफ तो आप सेव कर रहे थे, अब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आप बोरो कर रहे हैं। बोरो भी कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। बोरो किस लिए कर रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए। या चले हम हाउस होल्ड से ही बात कर रहे हैं ना, चूंकि माइक्रो की बात कर रहे हैं, या कोई बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए बोरो कर रहा होगा, तो बोरोइंग भी उसी सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। अब फिर बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि बोरो करने का चार्ज है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरो करना कम कर देंगे। अब बोरो चाहे आप कंज्यूम करने के लिए बोरो कर रहे हो या कोई दुकान खोलने के लिए बोरो कर रहे हो, सेव करने के लिए बोरो कर सकते हैं। महंगा पड़ेगा ना। जैसे अगर आपको साल में 10% इंटरेस्ट देना है, लेकिन बैंक आपको 12% दे रहा है। उल्टी गलत बात हो गई ना, कैसे होगा, बैंक का स्प्रेड नेगेटिव क्यों होगा। बैंक आपसे कहेगा मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा रिटर्न में और उससे 5 लाख रुपए लूंगा, तो मैं जेब से दूंगा क्या। अच्छा, बोरोइंग, अगर वेल्थ किसी के पास बहुत होगी तो बोरोइंग बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। किसी के पास वेल्थ ज्यादा होगी तो बोरोइंग बढ़ेगी या कम होगी। मेरे ख्याल में ज्यादा भी हो सकती है, जैसे वो वापस करने की सलाहियत कम पैटर्न रहेगी। ऐसा देखने में आया, हालांकि लॉजिकल बात है, वेल्थ ज्यादा होती है तो कंजम्पशन ज्यादा होती है, सेविंग कम करना बंद कर शुरू करता है बंदा। वेल्थ ज्यादा होती है तो हमने देखा है कि बोरोइंग भी ज्यादा होती है, कि वो कहता है कि जो मेरी स्टक वेल्थ है मैं उसको ना छेड़ूं, उसके अगेंस्ट बोरो करके कंज्यूम कर लूं। बात समझ आ रही है। मेरे 4 घर हैं, चारों घरों से किराया आता है, मुझे 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, 20 लाख तो नहीं है मेरे पास, मैं बैंक से लोन लेके गाड़ी ले लूंगा, इन घरों का किराया आता रहेगा, उससे पे ऑफ कर दूंगा। जिसके पास वेल्थ ज्यादा होती है तो वो कंजम्पशन से जोड़े बोरोइंग को, वेल्थ ज्यादा वाला कंज्यूम ज्यादा कर रहा था ना, तो फिर वो बोरोइंग भी ज्यादा करेगा, और बैंक भी उसको देने में मुतमईन होंगे कि यार कोलेटरल रखा है, बहुत पैसे के पास है।
आ जाएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ने से बोरिंग कम होगी या ज्यादा होगी? कंजम्पशन ज्यादा होगी तो बोरिंग भी ज्यादा होगी, बस ये आसान सी बात है। अच्छा, ये mortgage अब बोरोइंग करने के लिए तरीके क्या हैं, बोरोइंग के मसले क्या हैं? अमेरिका ने अपनी पूरी सोसाइटी को कंजम्पशन पे बेस किया, इतना कंज्यूम कराया कि बोरो कर करके कंज्यूम कराया। अब बोरो करके कंज्यूम कराया, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कहा कि मेरी 10 लाख रुपए सालाना इनकम है, 10 साल की निकाल लो 1 करोड़ बन जाते हैं, लाओ भाई 1 करोड़ दो, मैं अभी एक घर ले लेता हूँ। उसने घर ले लिया, लेकिन 5वें साल में जाके उसकी इनकम 1 लाख नहीं रही, कम हो गई, अनसर्टेनिटी आ गई। तो फ्यूचर कंजम्पशन अच्छी करने के लिए शर्त यह है कि लोगों को 20-20 साल का ये क्लियर हो कि भाई हालात ऐसे ही रहेंगे, खराब नहीं होंगे। जरा सा भी शुबा होता है लोगों के हालात खराब होने जा रहे हैं, लोग एकदम से शिफ्ट करते हैं, सेविंग की तरफ आ जाते हैं, दिल खोल के कंजम्पशन नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी सूरत में सोचें, एक बैंक ने आपको 1 करोड़ कर्जा दिया, 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 सबको करोड़ों कर्जे दिए में, सबने अपनी 10-10 साल की इनकम कंज्यूम की हुई, अचानक से पता चला कि नहीं दे पा रहे, वो कर्जा क्या होगा? डिफॉल्ट, 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 डिफॉल्ट। तो फिर बैंक के पास जो पैसे थे वो तो बैंक के पास वापस ही नहीं आए। उससे जिन लोगों से पैसे लिए हुए थे, जो जो कर्जा नहीं ले रहे थे, वो भी डिफॉल्ट। जिन्होंने बैंक में पैसे रखवाए थे, बैंक डिफॉल्ट हो गया तो बैंक पैसे वापस नहीं करेगा किसी के। तो जिसने बैंक में पैसे रखवाए थे उसने कर्जा भी नहीं लिया, खर्चा भी नहीं किया, वो भी डिफॉल्ट बेचारा, क्योंकि उसके पैसे गए। तो पूरा कंट्री नेशनली जो है वो एक डेट डिफॉल्ट में चले जाता है। बड़ी मजेदार सी इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है, कहानी है। 2008 का जो डिफॉल्ट हुआ था, बड़ी जबरदस्त, सब प्राइम लोन्स के ऊपर बेस करके। जब बैंक या कोई शख्स डिफॉल्ट कर जाता है, उसको हम कहते हैं कि आप बैंकरप्ट हो गए, या फिर आप हो गए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अमेरिका में कहते हैं इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके। तो हमने एक साथ ही पढ़ा कंजम्पशन, सेविंग और बोरोइंग, और ये एक ही टॉपिक है, एक ही बात है। इधर से देख लो, इधर से, फ्लिप साइड ऑफ अ कॉइन। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि एक चीज पीछे mortgage रह गया। लोग इसी 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 तनाजुर में, ऐसी कंटिन्यूटी में हम बात कर रहे हैं। हमने हाउस होल्ड की बात कर ली, हमने मनी की बात कर ली, हम लेबर सप्लाई की बात करते हैं। बहुत आसान आसान सी बातें, इसलिए ज़्यादा तेज से चलेंगे। कोई भी ऑक्यूपेशन कोई कैसे सेलेक्ट करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे कोई ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया जाता है? सबसे बड़ा फैक्टर जो कोई भी जॉब सिक्योर करने के लिए, कोई भी नौकरी करने के लिए सबसे पहला फैक्टर जो सेलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है? वेज या सैलरी। अब वेज के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है। किस किस तरह की वेजेस होती हैं? टाइम रेट, टाइम रेट पता है, बताने की जरूरत है? टाइम रेट, पीस रेट, और फिक्स सैलरी, परफॉर्मेंस रिलेटेड कमीशन। ओके, उसके अलावा भी कोई वजह होती है नौकरी सेलेक्ट करने की कि ये वाली नौकरी करूंगा या ये वाली नौकरी करूंगा? तो नॉन वेज फैक्टर कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में इसको। नॉन वेज फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? अब ये बेतहाशा होंगे। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? गाड़ी कौन सी मिली, आपका मोबाइल फोन कौन सा मिला, लेकिन ये भी समहाउ पैसे से रिलेट करते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स भी। उसके अलावा भी कुछ होता है। आवर्स फ्लेक्सिबल है कि नहीं है? अभी पूरी एक लिस्ट है, पेज नंबर 165 पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, वर्क सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, जॉब सिक्योर है कि नहीं है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, क्वालिफिकेशन ज्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं है, वगैरह वगैरह। लेबर की वेज कैसे तय होती है? एक तो वेज तय होती है उसकी क्वालिफिकेशन पे, लेकिन हम ये बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम बात ये कर रहे हैं कि लेबर अगर सिमिलर है तो भी उसकी मार्केट में वेज के रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। आज आप एक मेसन मजदूर को लेने जाएं
तो कभी वो आपको 1500 रुपए पर डे पे मिलता था, अब आपको 3500, 4000, 5000 पर डे पे मिल रहा है। ये किसने तय किया? मेसन मजदूर की वेज रेट किसने तय की कि मार्केट में कैसे चेंज होगी? कौन तय कर रहा है? तो लेबर की मार्केट में भी एक डिमांड और एक सप्लाई होती है। तो प्यारे बच्चों, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, इस डायग्राम को चेक देख लो। बहुत मुश्किल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, पहले कभी नहीं देखी होगी कि लेबर की डिमांड लेबर की वेज रेट के हिसाब से लेबर की डिमांड ऐसी बनती है। पहली दफा देखा होगा ये डिमांड का कर्व है। ये बताने के लिए कि लेबर की डिमांड है, इसके साथ छोटा सा एन लिखते हैं। हम लेबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से क्यों करते हैं? क्योंकि वो एन नंबर ऑफ पीपल वाला एन आ जाता है। ठीक है, लेबर एन से रिप्रेजेंट होता है, लेबर की डिमांड है। तो ये क्या बता रही है कि वेज रेट बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। कम होगी ना, फैक्ट्री वाले कहेंगे यार बड़ा महंगा लेबर पड़ रहा है, कम लेबर से काम चलाओ। वेज रेट कम हो जाएगी तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से जैसे लेबर की डिमांड का कर्व है, वैसे ही लेबर का सप्लाई कर्व ऐसे होता है। एक्चुअली ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन लिमिट करती है ना इसको। कितनी सप्लाई करेंगे लेबर की? पैसे बढ़ाते जाओ, लेबर आता जाएगा, फिर मजीद लेबर आने में 10, 15, 20 साल लगेंगे ना, और लेबर चाहिएगा आपको। बहुत पैसे आ रहे हैं जी, लेबर बढ़ाओ, तो लेबर बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, या दूसरे मुल्कों से इमिग्रेशन आएगी। अगर इस मुल्क में वेज रेट बहुत बढ़ गया है तो इमिग्रेशन आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा ना। शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी थोड़ी लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इसलिए लेबर की सप्लाई जो है वो एक्चुअली जो बनती है, वो लेबर की सप्लाई कहीं जाके रुक जाती है। बल्कि एक एक कॉन्सेप्ट तो ये भी है कि लेबर की सप्लाई ऐसे होती है। हाँ, ये कैसे सप्लाई? ये सप्लाई ऑफ लेबर ऐसी भी बनती है। इसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या होता है कि वेज रेट बढ़ा तो लेबर की सप्लाई बढ़ी, ये कॉन्सेप्ट है। कॉमनली तो हम ऐसे ही बनाएंगे। कैसी? ऐसी बनाएंगे। लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, जल्दी में दिखाना है ऐसे ही दिखाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं मैं आपको कि लेबर की सप्लाई बैकवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है। क्यों? लेबर की वेज रेट बढ़ी, लेबर ने काम करना बढ़ाया। ये वेज रेट बढ़ी, काम करना बढ़ा दिया, और लोग मुलाजमत में आ गए। अच्छा, लेबर की वेज रेट बढ़ी और लोग मुलाजमत में आ गए। लेबर की वेज रेट बढ़ी और वेज रेट बढ़ गई। वो लोग जो घर बैठ गए थे, हाउस वाइफ भी निकल के आ गई। ला भाई बड़े पैसे मिल रहे हैं भाई, आज का ऑनलाइन काम में बहुत पैसे आ रहे हैं, हम भी करेंगे। बहुत पैसे आ रहे हैं, काम सस्ता हो रहा है, काम आसान है, काम हल्का है, पैसे बहुत है, हम भी आएंगे। और वेज रेट बढ़ गई। कुछ लोगों ने कहा यार बहुत वेज रेट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी है, तुम लोग तो घर बैठो यार, सुकून करो, क्या जरूरत है सबके निकलने की। ऑक्यूपेशन स्विच कर लें, अभी मजदूरी का क्या काम करें, मतलब ये मजदूरी ही नहीं, बल्कि ओवरऑल कंट्री की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सिर्फ मजदूरी की बात नहीं हो रही, बल्कि जब वेज रेट एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो लोगों के घरों में कुछ अफराद वापस घर में बैठ जाते हैं कि बस ठीक है ना, बहुत कमा रहे हैं, मेरा बाप बहुत कमाता है, गरीब बाप के करोड़पति बच्चे हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो वेज रेट, लेबर का सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग भी हो सकता है। तो कॉमनली मार्केट में इधर उधर कहां चले गए भाई आप लोग? ऐसे थोड़ी, अभी थोड़ी, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। मार्केट में एक्चुअली वेज रेट होगी क्या? आपको लेबर कितने में मिलेगा? आपको पता है यहाँ लेबर जो है वो सड़क के किनारे बैठे होते हैं अपनी चीजें वीजें रख के कि जिसको लेबर लेने लेने। अगर वहां पे 200 लेबर मुसलसल बैठे रहे, 4000 की आवाज लगाते हैं, लोग डिमांड करें नहीं भाई 4000 में ले, तो वो नीचे लाना पड़ेगा उनको, क्योंकि मार्केट में लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, काम करवाने कोई नहीं आ रहा। अगर आप वहां पहुंचे, 4 बंदे बैठे हुए हैं, बाकी कोई है नहीं, तो आप कह रहे हैं यार 3000 में कर लो, नहीं भाई 6000 में। तो इसका मतलब है कि लेबर की मार्केट में भी डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शन से तय होगा कि लेबर की वेज क्या होगी और कितना लेबर एम्प्लॉयड होगा। अगर मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ गई, ये देखो, मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में वेज रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेज रेट देखें ऊपर चला गया। अगर मार्केट में से लेबर की डिमांड कम हो गई तो वेज रेट क्या हो जाएगा? मार्केट में कम हो जाएगा। इसी तरह से लेबर की सप्लाई आसानी से बढ़ती नहीं है। चलो मान लिया दूसरे मुल्क से लोग आ गए, या कॉन्सेप्चुअली कुछ चेंज हुआ, लोगों ने कहा लेबर की सप्लाई बढ़ा दो, ऐसे ये वाला शिफ्ट। ये तो वो लेबर है ना, इतना ही लेबर है मुल्क में, टोटल अफराद यही हैं। वेज रेट बढ़ती है तो अफराद तो वही रहते हैं, ज्यादा लोग बाहर निकल आते हैं काम करने के लिए। लेकिन ये जो शिफ्ट आया है ना, कि उसी वेज पे पहले से ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हैं, इसी को वजह होती होगी। तो अगर उसी वेज पे ज्यादा लोग काम करने के तैयार हैं तो S1 से S2 चली गई, सप्लाई बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली वेज रेट क्या होगी? नीचे जाएगी, वेज रेट कम हो जाएगी। इस तरह से मार्केट में सप्लाई कम हो गई। अभी हुआ ना, हमारे मुल्क से लोग चले गए, 20 लाख नौजवान चले गए, सप्लाई कम हो गई, तो वेज रेट क्या होगी? बढ़ती हुई देखी अभी हमने। जो सॉफ्टवेयर साइड पे वेज रेट बहुत ऊपर चली गई। जो मेरे दोस्त 2-2 लाख रुपए कमाते थे वो 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ।
क्यों? क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट का बंदा। तो मार्केट में लेबर की क्या सैलरीज, क्या प्राइसेस तय हो रही होंगी, कितना लेबर एम्प्लॉय हो रहा होगा, वो लेबर की डिमांड सप्लाई कर्व से तय होगा। डिमांड सप्लाई कर्व बिल्कुल ऐसा हैंडी होना चाहिए आपके हाथ में। अब आपको एक्चुअली तय करना है कि लेबर की डिमांड कब शिफ्ट होती है इधर उधर और लेबर की सप्लाई कब शिफ्ट होती है इधर उधर। चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। क्योंकि जैसे ही डिमांड सप्लाई का कर्व बना ना, ये देखो याद रखना बेटा, जैसे ये वाला टॉपिक आया तो अब असल में सवाल क्या है, ये कब ऊपर नीचे जाता है और ये कब ऊपर नीचे जाता है, बस ये टॉपिक यही होता है। तो जरा हम वापस आते हैं, लेबर की डिमांड कब कब, बहुत बिल्कुल लॉजिकल बात है। हमेशा इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, मेरे अपने अंदर से सवाल आ रहा है, इंसानों के बारे में बात है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड आर यू अ ह्यूमन? इफ यू आर अ ह्यूमन देन यू कैन प्रिडिक्ट के इसमें क्या जवाब हो सकता है। तो देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि लेबर की डिमांड क्यों बढ़ सकती है उसी वेज पे, उसी वेज पे अब पहले से ज्यादा लेबर चाहिए, या क्यों कम हो सकती है? एक ही बात है, दोनों तरफ अप्लाई होगी। तो जरा वो लिस्ट बनाते हैं फटाफट, आप बताइए। हाँ, लेबर की डिमांड बढ़ गई हालांकि वेज कम नहीं हुई, लेबर की डिमांड कम हो गई हालांकि वेज नहीं बढ़ी, ऐसा कब होगा? ये सवाल है, जिसको कहते हैं फैक्टर्स शिफ्टिंग। इसको अभी नाम दिया जाता है एक्सोजेनस फैक्टर्स। एंडोजेनस और एक्सोजेनस पढ़ा है डिमांड सप्लाई में? नहीं पढ़ा। एंडोजेनस फैक्टर्स वो होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर हैं, जो सिस्टम को ये वाला चेंज ला रहे हैं। इस सिस्टम में जहां पे कि लेबर की सप्लाई और वेज रेट है, एंडोजेनस फैक्टर क्या है? एक ही है, वो है वेज। वेज की वजह से लेबर की क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो उसको कहते हैं एंडोजेनस। सिस्टम के अंदर की वजह से क्वांटिटी ऑफ लेबर चेंज हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, लेबर की क्वांटिटी कम हो रही है, डिमांड के हवाले से बात हो रही है। लेकिन एंडोजेनस फैक्टर के अलावा कोई वजह से अगर लेबर की डिमांड चेंज होगी तो फिर ग्राफ नया बनाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा इधर या इधर, क्योंकि एंडोजेनस फैक्टर चेंज नहीं हुआ, एक्सोजेनस फैक्टर चेंज हुआ अदर देन वेज। तो वेज के अलावा क्या वजूहत होंगी कि लेबर की डिमांड बढ़ जाए? वेज कम नहीं हुई फिर भी डिमांड बढ़ गई, इसकी क्या वजूहत होंगी? नंबर वन, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ, वॉर होने से या डिजास्टर से? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनिशियली लेबर की सप्लाई पे ज्यादा फर्क पड़ता है डिमांड के बजाय। डिजास्टर्स में बाज़ औक़ात लेबर की डिमांड बढ़ जाती है आफ्टर इफेक्ट्स में, कि रिकंस्ट्रक्शन चाहिए होती है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत बहुत फार फेस्ट को पहले ले आए, पहले जरा आसान वाले को लेके आते हैं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ हो गई है, मुल्क में प्रोग्रेस हो रही है, तो जगह जगह जब सबकी इनकम्स बढ़ जाएंगी, सबके लोगों के पैसे बढ़ेंगे, तो लोग घर बनाना शुरू करते हैं, लोग एसी खरीदते हैं। जब हर चीज में कंजम्पशन बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमी के हालात बेहतर होते हैं, तो फिर चीजों में प्रोडक्शन ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, तो जीडीपी बढ़ने से लेबर की डिमांड बढ़ती है, पहली वजह तो हो गई, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ने में सब कुछ आ गया, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ गई, ये सब जीडीपी बढ़ाते हैं। कंज्यूमर ने ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। एक और वजह होती है लेबर की, उसी वेज पे ज्यादा लेबर हायर करने का दिल चाहने लगता है, कब? जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। यार ये बंदे बड़े काम करते हैं यार, एक बंदा 10-10 का काम कर रहा है, इन लोगों को ज्यादा हायर करो। जिस मुल्क में लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उस मुल्क में पहले उसकी डिमांड बढ़ती है, उस डिमांड बढ़ने से उसकी वेज बढ़ती है, फिर उसकी डिमांड कम हो जाती है। नेचुरल फैक्टर है ना। पहले रूस जो है वो 2,000 रुपये लेती है और पूरे घर की सफाई भी करती है, बर्तन भी धोती है, कपड़े भी धो देती है। मैं कहूँगा यार 2 रूस और ले आओ, पूरे 3-4 पड़ोसियों के घरों में साफ करवा देंगे। जब रूस को इतना डिमांड बढ़ी, रूस ने कहा अच्छा मतलब मैं कोई खास चीज़ हूँ, रूस ने फिर अपने पैसे बढ़ाएगी। पहले इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो फिर इवेंचुअली हम क्या करेंगे, इतनी भी नहीं चाहिए, चलो बस 100-4 से काम चला लेते हैं, फिर डिमांड वापस नीचे आएगी, ये साइकिल घूमता है। तो लेकिन पहले लेवल पे प्रोडक्टिविटी बढ़ने से लेबर की डिमांड क्या होगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ने से लेबर की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। उसके अलावा अगर आपके कैपिटल सस्ता हो गया, कैपिटल सस्ता हो गया या मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो लेबर की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। भाई अबे भाई छोड़ो, रूस को छोड़ो, ये रोबोट मिल रहा है, खुद सफाई करता है, इनके नखरे भी उठाओ, ये बाजी बाजी भी करती रहेंगे कि बाजी आपका जोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, पुराना हो गया, आप कब तक चलाएंगी? बाजी मैं बड़ी दूर से आती हूँ, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, आपके जागर फारिग लग रहे हैं। तो पहले भाई काम भी कराओ, पैसे भी दो, फिर जागर भी दो, फिर कपड़े भी दो, फिर खाना भी दो, फिर
बातें भी सुनो भाई, थक गई, एसी चला दो, तुम्हारे घर में काम कर करके बेहोश हो गई, तो बंदा कहेगा भाई रोबोट रख लो, ना उसको जूते देने, ना कपड़े देने, ना एसी चलाना है। पैसे बहुत मिलते हैं। अगर वो पैसे सस्ते हो गए तो बंदा कहेगा ठीक है कैपिटल पे चले जाओ, लेबर को छोड़ दो। अगर आपकी दूसरी कॉस्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन बढ़ जाए, या आप जो बेनिफिट्स देते हैं, ट्रेड यूनियन जबरदस्ती आपसे बेनिफिट्स लेती हैं, उरूज बाजी, ट्रेड यूनियन जो आपसे बेनिफिट्स लेती हैं वो बढ़ जाए, लॉज सख्त हो जाए, तो लेबर की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? गवर्नमेंट कहेगी भाई अपने लेबर को ये भी देना पड़ेगा, यूं भी करना पड़ेगा, ये भी करना, इतने बजे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, ये ख्याल रखो, इतना ख्याल रखो, तो लेबर महंगा पड़ेगा आपको, तो फिर ऑटोमेटिकली लेबर की डिमांड आप क्या करेंगे? कम कर देंगे। ठीक है। फिर दूसरा सवाल इसका उलट, लेबर की डिमांड बढ़ी और कम हुई की वजह तो देख ली हमने, लेबर की सप्लाई कब बढ़ती है? एक तो पैसे ज्यादा मिल रहे हो तो लेबर की सप्लाई बढ़ती है ना, ये तो इंडोजेनस फैक्टर हो गया, तो पहले ही बात हो गई, वेज रेट बढ़ रही है मार्केट में तो लेबर की सप्लाई नेचुरली बढ़ेगी। लेकिन उसके अलावा अगर वेज रेट नहीं चेंज हुआ फिर भी लेबर की सप्लाई कब बढ़ सकती है? ये एक्सोजेनस फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे प्राइस के अंदर देखते हैं ना, डिमांड और सप्लाई में प्राइस बढ़ना, प्राइस कम होना तो एंडोजेनस फैक्टर है, उसके अलावा इनकम बढ़ना जो एक्सोजेनस फैक्टर है, बाकी चीजें आगे चलें। गुड। तो बताइए जी, क्या क्या वजूहत हो सकती है कि लेबर की सप्लाई बढ़ जाए? नंबर 1, सबसे पहले तो डेमोग्राफिक चेंज हो जाए। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। डेमोग्राफी कहते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजों को, ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, ज्यादा इमिग्रेशन हो गई, ठीक है, ज्यादा आपकी जो है वो एमिग्रेशन हो गई, सप्लाई कम हो जाएगी, इमिग्रेशन हो गई, सप्लाई बढ़ जाएगी, एक तरीका ही हो सकता है। आपकी पॉपुलेशन का साइज चेंज हो गया, सप्लाई बढ़ जाएगी, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे होना कम हो गए, पॉपुलेशन का साइज कम हो गया, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। और कोई फैक्टर हो सकता है? Quality of education and training. रिटायरमेंट एज। वाह शाबाश, जबरदस्त। रिटायरमेंट एज के चेंज करने से लेबर की सप्लाई एकदम से प्लुंक करके बढ़ जाती है। 60 साल में सब रिटायर होते हैं, अब 70 में रिटायर होंगे, 10 साल एक्सटेंड हो गए, वक्त सारे लोग जो अभी वर्कर नहीं थे वापस वर्कर बन गए। रिटायरमेंट एज से चेंज फर्क पड़ता है। और क्या हो सकता है? Education and training. फ्यूचर प्रेजेंट हालात, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हालात को देखते हुए भी लोग लेबर की सप्लाई को फैसला करते हैं। नजर आ रहा है कि फ्यूचर में हालात खराब होने वाले हैं, आज लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? सेविंग के लिए, कि यार आगे हालात खराब होंगे, भाई सब लोग काम करो, काम करो, पैसे जमा करो, आगे हालात खराब होने वाले। तो फ्यूचर कंसर्न्स, उसके अलावा और क्या हो सकता है? ऑक्यूपेशनल एडवांटेज, देखिए छोटी सी मिसाल है, बड़ी अच्छी सी इंटरनेट की, ऑनलाइन की। आज से 20 साल पहले कोई खातून ऑनलाइन जॉब नहीं करती थी, अचानक से वो खवातीन जिन्होंने कभी जॉब करने का नहीं सोचा था वो भी जॉब कर रही हैं, क्योंकि इस ऑक्यूपेशन में कुछ ऐसे एडवांटेजेस आ गए हैं जो कि उनको आसानी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब वो भी एम्प्लॉयमेंट कर सकती हैं। तो और भी जगह हो सकता है, जैसे ऑनलाइन जॉब में अब वो घर बैठे हुए अपने तमाम मसाइल को केटर करते हुए भी जॉब कर सकती हैं, घर से जॉब कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया गांव देहात में कि आपके घर में दस्तकारी करो, वहां से बंदा आएगा, कलेक्ट करेगा, ले जाएगा, वैसे दे देगा। अगर ये फैसिलिटी बढ़ा दी, ये एडवांटेज दे दिया इस ऑक्यूपेशन में, हाथ से सिलाई कढ़ाई करके दे दो, ये अगर फैसिलिटी दे दी गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से अचानक से ऑक्यूपेशन में इजाफा हो जाएगा, लेबर सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। वो लोग जो लेबर सप्लाई किसी वजह से नहीं कर रहे, जो लेबर की स्ट्रीम में शामिल नहीं होना चाहते अपने कल्चरल बैरियर्स की वजह से, अगर उनकी बैरियर को किसी तरह से नेगोशिएट कर दिया जाए, उसको सकमवेंट कर दिया जाए, तो भी वो मेन स्ट्रीम लेबर में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये हमने कहा ऑक्यूपेशनल एडवांटेज क्रिएट कर दें आप वहां पे, तो लोग लेबर की सप्लाई बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। Education and training. जिस खास एरिया में ज्यादा ट्रेनिंग हो रही होगी, ऑटोमेटिकली उस एरिया में लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। बात ठीक है, समझ में आती है बात। अच्छा, अगला सवाल है मेरा कि जब लेबर की डिमांड वेज के अलावा किसी वजह से बढ़ेगी तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? देख लो ना भाई, वो उठ के चले गई। लेबर की डिमांड वेज के अलावा किसी वजह से बढ़ गई तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी।
वेज के अलावा किसी वजह से कम हो गई तो डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट होगी, इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। नजर आ रहा है? तो अगर वेज के अलावा किसी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि पहले के मुकाबले में क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, यानी वेज भी बढ़ जाएगी। इसका उलट देख लें कि वेज के अलावा किसी वजह से लेबर की सप्लाई शिफ्ट हो गई, अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो गई तो क्या होगा, मार्केट में वेज रेट कम हो जाएगा, क्वांटिटी एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई लेफ्ट पर शिफ्ट हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी या कंप्लीटली एम्प्लॉयड कम हो जाएगी। ये वेज के अलावा फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा, वो शिफ्ट करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है? लेफ्टवर्ड मूव होने का मतलब है कि सप्लाई कम हो रही है, लेफ्ट वर्ड का कम हो रही है, राइट वर्ड का बढ़ रही है। सारे ग्राफ्स में ऐसे ही होता है, सिवाय किसी एक आध के कि जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। आपके पास गालिबन सारे ग्राफ में ही लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड ही कम और ज़्यादा होने का। अच्छा जी, मुख्तलिफ लेबर मुख्तलिफ क्यों कमाते हैं सोसाइटी में, ये बात भी क्या बुक देख के बतानी पड़ेगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, आपके स्किल अलग अलग होते हैं, आपकी एजुकेशन अलग अलग होती है, आपका बाज जॉब्स जो है वो डर्टी जॉब्स होती हैं, डर्टी जॉब से ज़्यादा पैसे होते हैं। मुश्किल जॉब होता है वो जो कितनी हज़ारों फुट ऊंचा जो खंबा है उसके ऊपर जब बल्ब चेंज करने वाला है, कितने कितने डॉलर कमाता है वो, क्योंकि उससे बल्ब चेंज करने की जो डर्टी जॉब है ना, वो मुश्किल जॉब है, कोई नहीं चढ़ सकता उस पर, ठीक है? नहीं गिर के मरता तो नहीं है, लेकिन डर लगता है वहाँ पे जाने में, क्योंकि वो हार्नेस वार्नेस बांध के जाते हैं ऊपर, गिरते तो नहीं है उस पर, डर लगता है। लेकिन इस तरह से अगर जॉब डर्टी है तो वेज रेट बढ़ेगा, आपकी एजुकेशन ज्यादा है तो आपकी वेज रेट बढ़ेगी, आपके अंदर स्किल ज्यादा है तो, या कोई जॉब ऐसी है इसमें स्किल ज्यादा रिक्वायर्ड है उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, कोई जॉब ऐसी है इसमें ज्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड है उसमें पैसे ज्यादा मिलेंगे, कोई जॉब ऐसी है जो कि ज्यादा मुश्किल है उसमें पैसे ज्यादा मिलेंगे, कोई जॉब ऐसी है जिसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है उससे पैसे कम मिलेंगे। हर कोई करना चाहेगा। अच्छा, कोई जॉब ऐसी है जो कि है तो बहुत पैसों वाली लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी जॉब होती है, तो उसमें मार्केट में लेबर की सप्लाई ही कम होगी, वो वाले लोग का कोर्स ही नहीं करते होंगे, वो वाली चीजें लोगों को मालूम ही नहीं होंगी, उसकी वजह से लेबर की सप्लाई कम होने से उसकी वेज रेट ज्यादा है। बाज एरियाज में लेबर की सप्लाई कम होने से वेज रेट ज्यादा है, सालाना ठीक है? 3.5 लाख साइबर सिक्योरिटी लोकेशन की वजह से लेबर की वेज रेट बढ़ सकती है, एक जगह है वहां पे जाना बड़ा मुश्किल है, काम मुश्किल नहीं है, जाना मुश्किल है, मोबिलिटी वहां पे अच्छी नहीं है, मोबिलिटी ऑफ लेबर उस इलाके में अच्छी नहीं है, वहां पहुंचाना लेबर का मुश्किल है, तो वहां की वेज रेट क्या होगी, वहां पे काम करने के पैसे ज्यादा होंगे। आपसे मैं कहूँ जी चलो भाई बलूचिस्तान में काम करने जाके आप ज्यादा पैसे मांगोगे, सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी जहाँ पे कम है वहाँ वेज रेट ज्यादा होगी, जहाँ फ्रिंज बेनिफिट ज्यादा होंगे वहाँ वेज रेट कम होगा। क्या एक ही जॉब करते हुए लोग मुख्तलिफ पैसे कमा सकते हैं? जॉब एक ही है, पैसे कम कमाने, बुक बंद कर दें, बुक बंद कर दें, अपने दिमाग से सोचें। एक ही जॉब कर रहे हैं, पैसे अलग अलग कमा रहे हैं, क्यों होगा ऐसा? एक बंदे की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, एक की कम है, जॉब सेम है लेकिन प्रोडक्टिविटी वजह से पैसे कम कमा रहे हैं। और नहीं, ये तो बंदे का फर्क आ गया ना, एक ही जॉब करते हैं, आपकी स्किल लेवल में फर्क हो सकता है, ये प्रोडक्टिविटी में तो आ गया, आपकी एजुकेशन में फर्क हो सकता है, आप एक ही जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, एजुकेशन में फर्क हो सकता है, ये सारी एक ही चीजें आ गई कमो बेश प्रोडक्टिविटी के हवाले से। एक और चीज है लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस जिसको एक्सपीरियंस कह लें आप, उसकी वजह से भी सेम जॉब करते हुए आप अलग अलग पैसे कमा सकते हैं। कुछ रह गया? एक ही जॉब करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लॉज होते हैं, तो उस जगह का लॉ ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो कम से कम इतने पैसे देने पड़ेंगे आपको, तो मजबूरन आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, दूसरी जगह पे बंदा काम कर रहा है उसको कम पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और एक वजह ऐसी भी हो सकती है जो कि एक्चुअली रॉन्ग है, वो है डिस्क्रिमिनेशन। एक ही फिल्म के अंदर एक ही जितने आवर्स काम करने के बावजूद मेल एक्टर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल एक्टर को कम मिलते हैं, ये बात पता है आपको? हालांकि लोग ड्रामा फिल्म में किसको देखने के लिए लेते हैं, उसमें जो शोपीस होता है वो फीमेल एक्टर होता है, फीमेल एक्टर को शोपीस बना के प्रेजेंट करते हैं, लेकिन पैसे ज्यादा मेल एक्टर को मिलते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के अगेंस्ट भी होती है, डिस्क्रिमिनेशन रेस के अगेंस्ट भी होती है, कल्चर के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट, बेताशा के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है। नेपोटिज्म तो एक अलग चीज़ है। ये तो नेपोटिज्म का मतलब तो ये है कि कुछ खास लोगों को ही ज़्यादा वो फ़ायदा दिया जाए। वेज डिफरेंशियल के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा काम किया, तो सवाल आया कि क्या यंगर लोगों की वेज ज़्यादा होती है या ओल्डर लोगों की वेज ज़्यादा होती है बीच वालों की। बिल्कुल जैसे ही हमने कंजम्पशन पैटर्न में देखा था ना कि यंग की कंजम्पशन पैटर्न, ओल्ड का कंजम्पशन पैटर्न, बीच वाले का कंजम्पशन पैटर्न। पेज 177 पे ये डायग्राम भी बनी हुई है, खोलिएगा नहीं, छोड़ दें। नॉर्मली नॉर्मल पैटर्न ये है कि यंगर बंदे की कम होनी चाहिए क्योंकि पास स्किल कम है, एक्सपीरियंस कम है। जो थोड़ा सा मिडिल में आ गया, अब उसके पास एक्सपीरियंस भी आ गया, स्किल्स भी ज़्यादा हो गई, हो सकता है उसने एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली हो अपनी, तो मिडिल वाले की सैलरी ज़्यादा होने का चांस है। सेमी रिटायर्ड सबसे जो आखिर वाला सेक्शन है 60-65 साल वाले, उनकी फिर नीचे आ जाएगी। हालांकि एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है उनकी, तो फिर उनकी फिर नीचे आ सकती है। मेल फीमेल वर्कर्स के अंदर हमने बताया कि ये डिस्क्रिपेंसी मौजूद है। एक तो ये डिस्क्रिपेंसी इसलिए है कि बाज काम ऐसे हैं जो मेहनत तलब काम है, फिजिकली औरत के लिए करना मुश्किल है, मर्द के लिए करना आसान है, तो वहां मर्द को ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नंबर 2, बाद सोसाइटीज में चूंकि फीमेल को सारी उम्र एक्सपोजर मिलता ही नहीं है, तो जब टेक्निकली हाई टेक्निकल जॉब में वो जाती है तो भी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि उसका लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर नहीं होता। लड़का बचपन से बाहर निकल रहा होता है, लड़की बचपन से घर पे होती है, जब वो टेक्निकल जॉब में जाती है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसकी वजह से भी जेंडर डिफरेंस होता है। और खवातीन के करियर में ब्रेक भी ज्यादा आते हैं। अभी उन्होंने करियर शुरू किया था, फिर शादी हो गई, तो उन्होंने कहा 6 महीने की छुट्टी चाहिए। फिर शुरू किया था, फिर बच्चा हो गया, फिर उनको 6 महीने की छुट्टी चाहिए, फिर दूसरा बच्चा हो गया, फिर 6 महीने की छुट्टी चाहिए, तो उनके करियर में ब्रेक्स आ गए। बाद औकात वो करियर छोड़ देती हैं, फिर वापस घुमा के वापस आती हैं, फिर उनको ये उनकी वेज का डिफरेंस फील होता है उनको। फिर इस तरह से फीमेल वर्कर्स टेंड टू रेजिस्ट ओवर टाइम फ्लक्चुएशंस। वो कहती नहीं सर, हम 8 बजे के बाद तो नहीं रुक सकते, हमें तो खाना पकाना है घर जाके, है ना। ये इश्यूज मर्द से कहें भाई एक्स्ट्रा वेज मिलेगी, तुम रात को 10 बजे तक रुक जाओ, आज काम ज्यादा है, होगा हाँ रुको, पैसे दो, पैसे एक पैसा दे दो, एक हमें वो मावा दे दो, हम रुक जाएंगे रात को देर तक। ठीक है, खातून कहेंगी नहीं भाई मुझे घर जाके बच्चों का। तो बहुत सारी जगहों पे ये सिचुएशन लॉजिकली ऐसी है कि खवातीन का जो पे गैप है वो एग्जिस्ट करता है। मैं तो वहां बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या लॉजिक है कि औरत को कम दे रहे हैं, मर्द को ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन बस। लेकिन ये ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है। इस ट्रेंड के डिक्लाइन करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको डिक्लाइन करवा रहे हैं। एक तो औरत का प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होना, शादियों का कम हो जाना, स्किल उसकी बढ़ चुकी है, एजुकेशन लेवल वो आगे जा चुकी है, और बहुत से मेल भी अब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा रहे, वो भी कह रहे हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, और ऑप्शन फॉर वर्किंग फ्रॉम होम, इसने भी औरतों को ज्यादा ऑप्शन दिए हैं कि उनकी सैलरी बढ़ सकती है। अच्छा, इसी तरह से वेज का डिफरेंस स्किल और अनस्किल्ड वर्कर में तो होगा ही, इसमें कोई मसला है। वेज का डिफरेंस जेंडर वाइज होगा, मैंने बता दिया। वेज का डिफरेंस एज वाइज होगा, मैंने बता दिया। वेज का डिफरेंस स्किल और अनस्किल में होगा, मैंने बता दिया। वेज का डिफरेंस प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तनख्वाह कम क्यों होती है गवर्नमेंट में? फैसिलिटेशन ज्यादा करते हैं गवर्नमेंट वाले, कहते हैं फ्रेंच बेनिफिट ज्यादा ले लो, पेंशन ले लो, लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट है, कभी नहीं निकालेंगे, तो वो वाले बेनिफिट इतने ज्यादा होते हैं कि लोग कहते हैं कि वर्किंग आवर्स रिलैक्स होते हैं। चूंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो बहुत ज्यादा पुश नहीं करते आपको कि ये भी करो वो भी करो। प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह ज्यादा होती है तो काम भी ज्यादा होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में भी वेज डिफरेंस होते हैं, टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। बाद इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कम वेज पे ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं, उसमें काम लेस टेक्निकल होता है। जिन इंडस्ट्री में ज्यादा टेक्निकल काम होता है वहां वही वर्कर की तनख्वाह ज्यादा होती है, क्योंकि काम ज्यादा टेक्निकल है, रिस्की है, या ज्यादा मेहनत तलब है। जैसे कि सबसे ज्यादा अर्निंग इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ग्लोबली इन्होंने बताया कि रियल एस्टेट में फाइनेंशियल एक्टिविटी करने वाले जो स्किल का गैप बहुत ज्यादा है। यानी रियल एस्टेट में जो ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं वो बहुत ऊपर तनख्वाह है, जो कम तनख्वाह ले रहे हैं वो बहुत नीचे तनख्वाह ले रहे हैं। जो सबसे कम गैप है वो होटल और रेस्टोरेंट्स में है, ज्यादा और नीचे वाली तनख्वाह वालों का गैप कम है।
उसके अलावा बाकी सब जगहों पे दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, कहीं ज़्यादा लेते हैं, कहीं कम लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर गेम डिज़ाइनर की तनख्वाह को आप अगर एग्रीकल्चरल वर्कर की तनख्वाह से मुकाबला करें तो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। इसी तरह से रियल एस्टेट में जो फाइनेंसेस को हैंडल कर रहा है उसकी तनख्वाह और जो मेसन को हैंडल कर रहा है उसकी तनख्वाह में बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, तो अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एक तो हर इंडस्ट्री की वेज रेट दूसरे से अलग हो सकती है क्योंकि उसमें अलग अलग स्किल रिक्वायर्ड होता है। एक ही इंडस्ट्री में भी मुख्तलिफ वर्कर्स की मुख्तलिफ वेज हो सकती है, पीछे भी हम बात कर चुके हैं इसकी वजह क्या होती है। ठीक है, इसी हवाले से हम आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, स्पेशलाइज करवाना लोगों को अलग अलग जॉब्स में ताकि कि वो अपने एरिया में स्पेशलाइज करके ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं। तो स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं ये आप लोगों को याद ही होंगे, जल्दी से बता दें, शाबाश। मोर प्रोडक्टिविटी और टाइम सेविंग, बच्चों वाली बातें हैं, वो बच्चों वाली बातें बतानी है, टेक्निकल नहीं है ज़्यादा। और वैल्यू फॉर मनी, यूज ऑफ मशीनरी, ये जरूर बताना होता है। जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो मशीनरी यूज करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि अब एक छोटा सा काम करे एक बंदा, छोटे काम के लिए एक छोटा सा घुमाने वाली मशीन चाहिए, ये बनाना आसान है। एक मशीन जो ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये मुश्किल है। डिवीजन ऑफ लेबर करने के बाद उस छोटे काम करने वाले लेबर को कोई मशीन पकड़ाना आसान होता है। और डिवीजन ऑफ लेबर के डिसएडवांटेज क्या है? जल्दी बताओ भाई, बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, बोरिंग हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, एलियनेटेड फील करता है वर्कर, काम बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है। एलियनेटेड का मतलब बस मैं यही खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं दूसरे लोग कौन है क्या करते हैं। लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने भी लोग बड़े दोनों तरह से मसले। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, स्पेशलाइज प्रोडक्ट नहीं बनते, यानी सब प्रोडक्ट एक जैसे बन रहे होते हैं, वेरिएशन खत्म हो जाती है उस तरह की कि जब हाथ से काम हो रहा होता है, एक बंदा, हर बंदा एक चीज में स्पेशलाइज नहीं कर रहा होता, बल्कि एक बंदा पूरी चीज बना रहा होता है। ऐसे वही बात है, फैक्ट्री से बनने वाले जूते और एक हाथ से बनाने वाले के जूते में अलग फर्क होता है। फैक्ट्री में सारे जूते एक जैसे बनते हैं, हाथ से बनाने वाला कस्टमाइज कर सकता है, तो कस्टमाइज चीजें मिलना बंद हो जाती हैं, इसका नुकसान ये है। और लेबर अनएम्प्लॉयड होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो एक चीज में स्पेशलाइज करता है, उसका काम कम होगा तो दूसरी फील्ड में उसकी ऑक्यूपेशन मुश्किल है। अब उस जगह को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया, तो उसने स्पेशलाइज कर दिया था, लेकिन अब वो किसी तो काम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। फायदे क्या है कि अपनी स्किल्स में बेहतर हो जाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन नुकसान ये है कि अगर उसको अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो वो दोबारा जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि खास किस्म का काम जानता है वो, हर जगह वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, बोर हो जाएगा। नंबर 2, उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। गवर्नमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये हमने टॉपिक कवर किया लेबर के हवाले से भी। अभी हम आज यहाँ पे एंड करते हैं। इस पूरे चैप्टर में अभी हमने क्या क्या कर लिया, मैं ज़रा जल्दी से रिवाइंड करा दूँ आपको, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने 3.1 की पहले वीडियो बना ली थी, 3.2 और 3.3 कर लिया हमने, यानी हाउस होल्ड और वर्कर्स कर लिए। अब हम अगली क्लास में करेंगे ट्रेड यूनियंस, फर्म्स की प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो इसके साथ अभी यहाँ पे एंड करते हैं। 3.2 एंड 3.3 डन हो गया। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।